हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन को कंप्लीट करने वाले हैं। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी। इस टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें हमको फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ना है, साथ में हमको एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन देखना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद रेफरेंस टू द लोकेशन, यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, इन सब के एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं। ठीक है, तो यही हमको मेन चीज़ इसमें करनी है। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मसल्स के बारे में भी दिया है, हालांकि मसल्स का टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं दिया है, और हमको मेन फोकस जो रखना है वो स्केलेटन पे रखना है कि स्केलेटन क्या होता है और कहाँ पर स्केलेटन किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो बुक रेफरेंस के लिए ली है वो कॉन्साइज बायोलॉजी है बाय सेलिना पब्लिकेशन, एक स्टैंडर्ड बुक है आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए और सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। Most animals are characterized by definite shape and the capacity for movement of the different parts of the body. अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक डेफिनेट शेप होता है और उनमें कैपेसिटी होती है मूव करने के लिए, अपनी बॉडी पार्ट्स को इधर से उधर मूव करने के लिए। हम हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, मुंह भी चला लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी बाहर बॉडी पार्ट की कैपेसिटी होती है जिसके अंतर्गत वो बॉडी पार्ट मूव हो सकता है। राइट, इसी तरह आप प्लांट्स में भी आपको मूवमेंट देखने को मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस हमारा ह्यूमन बीइंग से है कि किस तरीके से उसमें मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। Most animals are characterized by a definite shape and the capacity for movement of the different parts of the body. These movement also help the animal in locomotion, that is movement from place to place. यही मूवमेंट हेल्प करता है एनिमल को लोकोमोशन में भी। देखो, प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है वो लोकोमोशन का आता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मूवमेंट में आपका एक पार्ट है वो लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव कर सकता है, लेकिन लोकोमोशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ अपनी जगह को छोड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। जैसे एनिमल है ना, वो मूव करके वो पैरों से चल के यहाँ से वहाँ बैठ सकता है, लेकिन जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन में। उनकी पत्तियां सनलाइट की डायरेक्शन में मूव तो करती है। जैसे सनफ्लावर केस में हमने देखा है कि सनफ्लावर की जो लीव्स हैं वो फोटोट्रोपिज्म दिखाती है, यानी कि सनलाइट जहाँ जहाँ आती है उस डायरेक्शन में वो लीफ या जो सनफ्लावर होता है वो मूव करता है। ठीक है, उसी तरह के रूट्स को देखा है हमने या शूट्स को देखा है, उसमें जियोट्रोपिज्म होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। यानी कि उन प्लांट्स जो होते हैं वो उनके कुछ पार्ट्स मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं शो करते। लोकोमोशन का मतलब होता है कि जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाओ कि शिफ्ट हो सके, जा सके, है ना। तो एनिमल्स मूव कर लेते हैं, कितना भी छोटा एनिमल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है अपने पैरों के हेल्प से, है ना। जैसे अमीबा है, अमीबा में आपके ट्रू लेग्स नहीं होते लेकिन उनके पास सूडोपोडिया होता है और इस तरीके से वो लोकोमोशन शो करता है। राइट, तो यही डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन में। मूवमेंट आपके बॉडी पार्ट्स का होता है और जो लोकोमोशन होता है सो आपकी पूरी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो जाती है। राइट, सो these movement also help the animal in locomotion, that is movement from place to place. These functions are performed by the skeleton and the muscles together. तो जो movement और locomotion का जो function है उसको कौन perform करवाता है? skeleton और muscles. skeleton और muscles का बहुत important role होता है movement और locomotion में, इसलिए इस चैप्टर का नाम है skeleton movement and locomotion. अगर skeleton और muscles coordination के साथ work नहीं करेंगे तो जो animal का जो movement और locomotion होता है वो हिंजर हो जाता है, यानी कि वो मूव नहीं कर पाता है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उनकी मसल्स वीक होती हैं जिसकी वजह से उनके जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, और जो पेशेंट होता है वो चेयर बाउंड हो जाता है ना, मतलब उसको किसी और के सहारे से यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाना पड़ता है, उसके खुद के पैर नहीं चलते या वो अपने हाथ से अपने काम नहीं कर पाता है। तो यानी कि इस जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें मसल्स वीक हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर हड्डी टूट जाए, है ना, स्केलेटन का कोई हिस्सा से हड्डी टूट गई तो भी आपको मूवमेंट और लोकोमोशन में दिक्कत होती है। तो अगर किसी भी एनिमल को यहाँ से वहाँ जाना है, मूवमेंट शो करना है या लोकोमोशन शो करना है, तो उसके लिए स्केलेटन और मसल्स में आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए सबसे पहले हम उसको डिटेल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मेन इसका पार्ट फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। जो ह्यूमन स्केलेटन है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें करीब 6 आपको फंक्शंस दिए गए हैं, सबको एक्सप्लेन किया है, इन फंक्शंस को अच्छे से याद कर लेना। द स्केलेटन इन आवर बॉडी सर्व 6 मेन फंक्शंस, 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है स्केलेटन का ह्यूमन बीइंग में, वो सपोर्ट और शेप का है। हमारे ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी में जो शेप है या जो हमारे ऑर्गन्स को जो सपोर्ट है वो स्केलेटन की मदद से है। अगर ये स्केलेटन नहीं होता, ये हड्डियों का ढांचा नहीं होता, ये कंकाल नहीं होता, तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो शेपलेस होती है। जैसे आपने देखा है कि बहुत से लोगों के एक्सीडेंट में स्पाइन डैमेज हो जाती है ना, वर्टिबल कॉलम डैमेज हो जाता है। जब वर्टिबल कॉलम की हड्डी टूट जाती है तो क्या हो जाता है, वो अपने बलबूते पर खड़ा नहीं हो पाता है ना, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि स्केलेटन हमारे शरीर को सपोर्ट देता है, साथ में शेप भी देता है, राइट। The skeleton provides a support or framework to all the soft part and gives the body and its parts definite shape. जो skeleton होता है हमारे पूरे बॉडी को एक सपोर्ट या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जितने भी सॉफ्ट या डेलिकेट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और हमारे बॉडी में एक शेप आता है। इमेजिन इफ यू डू नॉट हैव अ स्मॉल पीस ऑफ बोन phalanges in your fingers, would you be able to hold a pan in your hand? जैसे कि हमारी उंगलियों में जो हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो फिंगर्स में जो हड्डियाँ होती हैं वो फैलेंजेस कहलाती हैं। अगर आपके फैलेंजेस नहीं होते तो क्या आपकी उंगलियां में वो आप अपनी उंगलियों से कुछ, अपनी फिंगर से कुछ चीज़ होल्ड कर पाते? बिल्कुल नहीं होल्ड कर पाते, है ना। तो ये जो फैलेंजेस होती हैं ये स्केलेटन का हिस्सा है और ये हेल्प करता है हमारे फिंगर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्केलेटन होता है वो हमारी जो बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन, डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, साथ में हमारी बॉडी को एक शेप भी देता है, राइट। एन एग्जाम्पल ऑफ शेप एंड सपोर्ट, जस्ट होल्ड योर ईयर्स, ट्राई टू फोल्ड इट एंड देन लीव इट फ्री, it resumes its shapes. Now feel its interior. It is tough but flexible. This is due to the cartilage skeleton inside it, which is giving it support as well as the shape. This is shape और support को समझने के लिए उन्होंने बोला जो अपने कान है उसको पकड़ो, है ना, और अपने जो कान मतलब जो बाहर कान का जो बाहर ही हिस्सा दिखता है ना, उसको हम पिन्ना बोलते हैं, उसको आप दोनों तरफ से पकड़ के उसको फोल्ड करो, है ना। जैसे आप फोल्ड करोगे तो वो मुड़ जाएगा, आपस में दोनों जो पिन्ना के जो आउटर एजेस है वो मिल जाएंगे, और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वो दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर लेंगे, है ना, अपने शेप में वापस आ जाता है पिन्ना। अगर आप कान के पिन्ने को महसूस करोगे तो आपको एक जो आपका जो कान है आपको टफ भी दिखेगा लेकिन फ्लेक्सिबल भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि कान के अंदर जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पिन्ना होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसको मोड़ सकते हैं, बिना मतलब मोड़ते हैं तो भी टूटता नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे कान को। और इसी कार्टिलेज स्केलेटन की वजह से हमारे जो कान है इसका एक शेप है, डेफिनेट शेप है ना। तो इसी से एग्जाम्पल से हमें पता चल जाता है कि जो स्केलेटन होता है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जो स्केलेटन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का। Several delicate and important organs are well protected by a casing of bones. जितने भी हमारे शरीर के नाजुक अंग हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको भी जो प्रोटेक्ट करता है वो बोन की जो केसिंग होती है ना, हर चीज़ को। जैसे हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल, हमारा हार्ट है या लंग्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं हमारा रिब केज। तो हर हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक हड्डियों का ढांचा होता है और वो इस स्केलेटन की मदद से ये सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। नहीं तो ज़रा से इंजरी अगर होगी तो डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स इंजर्ड हो जाएंगे और लाइफ थ्रेटन हो जाएगी, राइट। तो ऐसा ना हो, छोटी मोटी चोट हमको नहीं लगे, अंदर तक हमारे ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो, इसलिए इनके ऊपर एक सुरक्षा कवच रहता है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, राइट। तो सेवरल डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय केसिंग ऑफ बोन्स। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, द वर्टिबल कॉलम जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, है ना। तो ये एग्जाम्पल है कि आपका जो स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो वर्टिबल कॉलम जिसको बैकबोन भी कहते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो हार्ट और लंग्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है रिब्स, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्केलेटन का वो है मूवमेंट।
मैनी बोन्स आर ज्वाइन टू ईच अदर इन अ मैनर दैट वन बोन कैन बी मूव्ड ऑन द अनदर। जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ी रहती है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर मूव कर सके, है ना, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। जैसे आपने देखा कि सिंगल एक हड्डी से, जैसे हमारा हाथ है, हमारा जो हाथ होता है वो सिंगल एक हड्डी से नहीं बना रहता है, उसमें 4-5 प्रकार की हड्डी होती है, तब जाके वो पूरा हमारा आर्म बनता है। फिर फिंगर्स में अलग प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, है ना, जिस तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो सके। These movements are brought about by muscles which originate on one bone and are inserted on other। तो ये जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, क्योंकि इन हड्डियों के ऊपर मसल्स की वो रहता है, मसल्स अटैच रहती हैं, और जिसकी वजह से मसल्स और बोन्स आपस में मिल के कोऑर्डिनेट कर क्या करते हैं, मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, है ना। These movements are brought अबाउट बाई मसल्स विच ओरिजिनेट ऑन वन बोन। एक बोन से मसल निकल रही होती है और दूसरी बोन में मसल जाके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, राइट। तो मसल्स और बोन्स दोनों मिलके हमारे बॉडी पार्ट को मूव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो स्केलेटन का है वो है लेवरेज, है ना, लीवर का काम भी करता है। सम बोन्स एंड जॉइंट्स फॉर्म लीवर्स दैट इंक्रीज द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट बाय मसल्स। कुछ बोन्स और जॉइंट्स लीवर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल का जो मूवमेंट होता है उसमें स्पीड आती है और ज़्यादा दूरी तक वो चीज़ जा सकती है। डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस को ये मैनेज करता है, यानी कि एक तरीके से लीवर का काम करता है। इसको हम डिटेल में लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के, कि जो कौन कौन सी मसल जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, कंट्रैक्शन ऑफ ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स बाय द बाइसेप्स मसल स्विंग्स द हैंड स्विफ्टली थ्रू एन आर्क ऑफ मोर देन अ फुट। जैसे अगर जब आप हाथ के में आपके ऊपर की तरफ बाइसेप्स रहती हैं, इन बाइसेप्स को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका हाथ ऊपर की तरफ आता है ना, और आप नीचे की तरफ उसको कर सकते हो, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक तरह के लीवर की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने अपने हम जो हथेली है, आपने उसमें ग्लास होल्ड किया, अब उसको अगर आपको ऊपर, या डंबल आपने हाथ में होल्ड किया, उस डंबल को आपको ऊपर लेना है, तो आप क्या करोगे, बाइसेप्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये जो हाथ है ऊपर की तरफ आएगा और इस तरीके से आपके हाथ का मूवमेंट होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स बाय द बाइसेप्स मसल स्विंग्स द हैंड स्विफ्टली थ्रू एन आर्क ऑफ मोर देन फुट। मतलब जरा सा आपका कॉन्ट्रैक्शन किया तो आपका जो हाथ है वो काफ़ी अच्छे से स्विफ्टली आपका मूव कर गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। Certain type of blood cells including red and white blood cells are formed in the tissues of the central hollow space or the marrow of some of the long bones। हमारे शरीर में कई जगह पे बड़ी लंबी लंबी बोन्स होती हैं जिसको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। इन बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटन है उसका अनदर फंक्शन क्या है, ब्लड सेल्स को ये फॉर्म करता है ना। कौन से ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। कहाँ बनते हैं, हमारे लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट, द बोन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर को जितना भी कैल्शियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है वो सारा कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ जाके स्टोर होता है, आपकी हड्डियों में, आपकी बोन्स में। तो आप कह सकते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्टोर हाउस है हमारी बोन्स। इसलिए कहते हैं ना कि कैल्शियम खाने से, फॉस्फोरस खाने से हमको क्या होती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि इन्हीं हड्डियों में आके ये स्टोर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है तुम्हारे स्केलेटन के, कि सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करना, साथ में लिवर की तरह काम करना जिसमें कोई भी काम स्पीड में हो सके, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, और लास्ट स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शंस है ह्यूमन स्केलेटन के। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्केलेटन, मतलब कि आखिर स्केलेटन बना किससे है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछ लेते हैं कि स्केलेटन बनता किससे है। अवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स। हमारा जो स्केलेटन होता है वो बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट से मिलकर बनता है। बोन्स यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं, इट कंप्राइज द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो सख्त हिस्सा है, जो सख्त फ्रेमवर्क है, जो हार्ड फ्रेमवर्क है, वो हड्डियों से बनता है, ठीक है। जो हड्डियाँ होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है, और ये हार्ड फ्रेमवर्क बनाती है हमारी बॉडी के हिस्से को। कार्टिलेज आर द सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव स्ट्रक्चर। जबकि जो कार्टिलेज होते हैं या तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं या एक चीज़ को दूसरे पे जोड़ने में ये
कनेक्टर्स का काम करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कार्टिलेज क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कार्टिलेज सपोर्टिंग द प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल ईयर्स एंड द टिप ऑफ द नोज। जैसे हमारी नोज को तुम टच करके देखो, उसको भी तुम यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नाक के ऊपर जो है वो कार्टिलेज है। उसी तरीके से हमारे जो पिन्ना है यानी कि एक्सटर्नल ईयर है, ये भी कार्टिलेज के फ्रेमवर्क से बना हुआ है। तीसरा जो जिससे स्केलेटन बनता है वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है ना। टेंडन्स और लिगामेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। टेंडन्स जो होती है वो बोन्स को मसल से जोड़ती हैं, जबकि जो लिगामेंट होती है वो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है ना। तो लिगामेंट बोन टू बोन करती है और टेंडन बोन टू मसल करती है, राइट। तो हमारा जो स्केलेटन है वो 3 चीज़ से बना है, एक है बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट। बोन जो होती है हार्ड फ्रेमवर्क बनाती है, कार्टिलेज क्या होता है, सपोर्ट और कनेक्शन के लिए होता है, और लिगामेंट्स को होती है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। अब हम बोन को डिटेल में पढ़ते हैं। बोन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ अ स्केलेटन। हमारे स्केलेटन, हमारा जो कंकाल है उसका जो मेन कंपोनेंट है हड्डी। मेन तो ये हड्डियों से ही बना हुआ है। यहाँ वहाँ आपको कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, और जहाँ एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जुड़ना है वहाँ पे आपको लिगामेंट मिलेगा, राइट। तो हमारा जो स्केलेटन है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, और इन्हीं हड्डियों को हम बोन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल। जो बोन होती है यानी कि जो हड्डी होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल दोनों से बनती है। The inorganic part constitutes nearly 2/3 of the entire bone substance and includes mainly the compounds of calcium and phosphorus. जैसे मैंने कहा कि जो हड्डी होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल दोनों से बनती है। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो करीब 2/3 जो हिस्सा है, 2/3 जो हिस्सा होता है बोन का, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। और इस इनऑर्गेनिक मटेरियल में स्पेशली क्या किसके कंपाउंड्स आते हैं, कैल्शियम के और फॉस्फोरस के, ठीक है ना। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से आपके हड्डियों का 2/3 हिस्सा बना रहता है, और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती है। If a bone is placed in weak hydrochloric acid, the mineral part is removed from it, get dissolved, and the remaining organic framework is left behind. Such a bone is called decalcified bone. यानी कि कैल्शियम रिमूव हो गया। सपोज करो आपने कोई भी हड्डी को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दिया कुछ देर के लिए। जब आप किसी भी हड्डी को एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दोगे तो हड्डी में जितना भी मिनरल पार्ट है यानी कि जितने भी कंपाउंड्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के, वो डिजॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ उसके पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट बचेगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डी अब क्या कहलाएगी, डीकैल्सिफाइड हड्डियाँ कहलाएंगी, है ना। जैसे हम जब बुढ़े होने लगते हैं तो भी हमारे शरीर में ना जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये इसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ना वो डीकैल्सिफाइड होने लगती हैं। एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल विच कैन इवन बी टाइड इनटू अ नॉट। मतलब इतनी अगर आपने एक हड्डी को कुछ देर के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रख दिया तो उसका जितना भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा, और तुम्हारी हड्डी इतनी लचीली हो जाएगी कि उस हड्डी की तुम ऐसे मोड़ कर उसकी गांठ भी बना सकते हो। सोचो कहाँ हड्डी को तुम मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, और कहाँ तुमने उसको HCl में डुबो के रख दिया तो उसका जितना भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरेट वो डिजॉल्व हो जाएगा और आपकी हड्डी डीकैल्सिफाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप हड्डियों को मोड़ कर उसमें गांठ भी ला सकते हो, नॉट भी बना सकते हो। तो ये होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी हड्डियों में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, राइट। नाउ on the other hand, if a bone is strongly heated, its organic matter is destroyed or oxidized and only the mineral part or ash will remain. अच्छा, जब तुम HCl में डालते हो तो उसका जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर तुम हड्डियों को जलाते हो, जैसे जब कोई मर जाता है ना तो हम उसको जला देते हैं डेड बॉडी को, तो जलाते हैं तो हड्डियाँ क्या होती है, पूरी जल जाती है, उसका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और लास्ट में क्या बचती है, सिर्फ राख यानी कि ऐश बचती है। सच अ बोन टर्न्स ब्रिटल एंड क्विकली ब्रेक्स। तो ऐसी जली हुई हड्डियाँ एकदम ब्रिटल हो जाती है, आप उसको जरा से पकड़ोगे ना तो भुरक जाएगी, वो पाउडर बन जाएगी। ब्रिटल यानी क्या होता है, मतलब उसकी हार्डनेस पूरी चली आएगी और आप उसको कस के प्रेस करोगे ना तो वो टूटेगी नहीं, वो एकदम से भुरक जाएगी यानी कि पाउडर बन जाएगी।
With age, as in old people, the organic part of the bone is reduced and the bones becomes more fragile, taking much time in rejoining after a fracture. जब बुढ़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डियों में से ये ऑर्गेनिक पार्ट की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी हड्डियाँ बहुत वीक यानी कि फ्रेजाइल हो जाती हैं और जरा से झटके से टूट जाती हैं। और एक बार टूट जाती हैं तो उनको दोबारा जो फ्रैक्चर जो हो जाता है इसको रीजॉइन होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपने देखा हुआ है अधिकतर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं अगर वो अपने 70s 80s की उम्र में अगर वो गिरते हैं तो फिर वो उनकी हड्डियाँ जुड़ना मुश्किल हो आती हैं और जनरली अधिकतर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है बेड पर लेटे लेटे, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है उनका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है एज की वजह से, वो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉरी वो एज की वजह से ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ काफ़ी वीक हो जाती है, काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती है और उनको जोड़ने में काफ़ी समय लगता है, जिसकी वजह से कि वो दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के हिसाब से हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शेप वाइज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और एंड इररेगुलर बोन्स एज गिवन इन द अबव स्कीम। अगर शेप के बेसिस पे बात की जाए तो हड्डियाँ 4 प्रकार की होती हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इररेगुलर बोन्स। ठीक है ना, ये इररेगुलर बोन्स दी है। इररेगुलर बोन्स जो लॉन्ग बोन्स होती हैं consist of a shaft with a knob at each end. Shaft is thick walled, tubular, filled with yellow marrow. Ends are spongy and bones of arms like. जैसे तुम्हारी जो लॉन्ग बोन होती है, आपने देखा ना दिखता है आप हड्डी का डायग्राम कैसे बनाते हो, ऐसे ये हिस्सा होता है और ये आपका इस तरीके से फ्लैट होता है। तो जो लॉन्ग बोन्स होती है अच्छा, तो इसका ये शेप होता है ना, कंसिस्ट ऑफ शैफ्ट है, ये शैफ्ट कहला रहा है, राइट। और ये नॉब्स कहला रहे हैं, ये नॉब्स कहला रहे हैं, राइट। कंसिस्ट ऑफ shaft with a knob at each end. Shaft is thick walled tubular, ये thick walled होती है और ट्यूब की तरह होती है। Filled with yellow marrow, इसके अंदर क्या होता है, येलो मैरो भरा रहता है। ठीक है। Ends are spongy, जो इसके एंड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड चेस्ट। तो ऐसी हड्डियाँ आपको कहाँ पे देखने मिलती है? आपके हाथों में ऐसी लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, आपके पैरों में होती है, आपके चेस्ट यानी रिब्स में भी ऐसी हड्डियाँ होती हैं। शॉर्ट बोन जो होती है वो बॉक्स की जैसी होती है, बॉक्स लाइक स्पॉन्जी बोन शो लिटिल मूवमेंट। ये बॉक्स की तरह होती है और स्पॉन्जी होती है, हल्का फुल्का मूवमेंट दिखाती है। जैसे आप एंकल और रिस्ट में देखना जो कार्पल्स और टार्सल्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से शॉर्ट बोन से मिलकर बने रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पैरेलल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स इंक्लोजिंग स्पॉन्जी बोन। जो ये फ्लैट बोन्स होती हैं हमें अधिकतर वो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल प्लेट से मिलकर बनी होती है। आपके शोल्डर ब्लेड में देखना, आपको शोल्डर्स में ना ऐसी एक प्लेट होती है, आप देखना, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वो फ्लैट बोन का क्या एग्जाम्पल है। उसी तरह से स्कल में भी आपको फ्लैट बोन्स देखने को मिलेगी। आपको जो स्टर्नम होता है ना, रिब केज है ना, तो बीच में जो स्टर्नम है ना, और फिर यहाँ से ऐसा रिब केज आता है, राइट, ऐसा रिब केज आता है। तो ये बीच का जो स्टर्नम है ना, जो बीच का जो पोर्शन होता है वो भी फ्लैट बोन का ही एग्जाम्पल है। नाउ इररेगुलर बोन का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ऑब्वियसली, तभी तो नाम इररेगुलर आया। वेरी इन अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू, कितना बोन टिश्यू होगा ये भी अलग अलग होता है। कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, स्पॉन्जी भी, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी होता है ये। इररेगुलर बोन्स आपको फेशियल बोन्स, जो फेस में जो बोन्स होती है उनका शेप अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए इसको इररेगुलर बोन्स बोलते हैं। और वर्टिबल बोन्स भी होती हैं वो जो इररेगुलर बोन्स के अंतर्गत आती हैं। तो शेप के हिसाब से हड्डियाँ 4 प्रकार की होती हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इररेगुलर बोन्स। इसमें याद रखने वाली चीज़ है, आप इसका एग्जाम्पल याद रखो। लॉन्ग बोन्स कहाँ पाई जाती है? आर्म्स, लेग्स, चेस्ट और रिब्स में, राइट। आपकी जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो एंकल और रिस्ट में पाई जाती हैं। फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो शोल्डर ब्लेड, स्कल और स्टर्नम में पाई जाती हैं। इररेगुलर जो बोन्स होती हैं वो फेशियल बोन्स और वर्टिबल बोन्स होती हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइट। नाउ the structure of a typical long bones, example thigh bone, figure 12.1, it is a highly calcified, mineralized, hard and rigid connective tissue। जो structure होता है typical long bone का, जैसे अभी हम देखते हैं डायग्राम में, ये हाँ ये डायग्राम जो इन्होंने दिया है 12.1 में, ये आपका एक टिपिकल लॉन्ग बोन है।
द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन एग्जाम्पल थाई बोन, एक थाई की जो लंबी सी जो हड्डी है ना उसका शेप इस तरीके से होता है ना, जो मैंने बताया था कि बीच वाला हिस्सा शेफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। और ये तुम्हारे अगल बगल जो है वो क्या है, शेफ्ट है, और अगल बगल आपका क्या है, नॉब है, राइट। तो ये शेफ्ट है, ये बीच का हिस्सा, इसमें येलो बोन मैरो बना है, और ये तुम्हारा नॉब है। Now, the structure of a typical long bone example thigh bone, it is highly calcified mineralized. ये काफ़ी calcified होती है, mineralized यानी कि इसमें कंपाउंड रहते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के। हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, ये हार्ड है और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। जो टिपिकल लॉन्ग बोन होती है वो हाईली कैल्सिफाइड होती है, यानी कि मिनरल इसमें डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होती है और इसमें रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड सीवियर स्ट्रेसेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता होती है। इसलिए आप देखा अपने पैरों पे आप पूरे दिन भी खड़े रह सकते हो, है ना, या अपने हाथों से आप बहुत भारी भारी सामान उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके ये जो आपकी ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं आपको ये स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करती है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन सेल्स ईस्टोसाइट्स, ये टर्म याद रखो बेटा। जो हड्डियाँ होती हैं वो कौन से सेल से मिलकर बनती हैं, उनको हम ईस्टोसाइट्स कहते हैं। ओस्टियोसाइट्स नहीं बोलोगे, ओस्टियोसाइट्स चलो बोल दो उसको। अरेंज इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक रिंग्स। कोसेंट्रिक आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसे एक डायग्राम था, उसमें आपको ऐसे रिंग में आपको ऐसे मैट्रिक्स में से आपके ओस्टियोसाइट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। आप अभी मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। एम्बेडेड इन द ग्राउंड मैट्रिक्स इन विच द कोलेजन फाइबर्स एंड मिनरल सॉल्ट कैल्शियम फॉस्फोरस आर डिपॉजिट। इसके बीच में जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट रहता है। और तो एक तरीके से क्या है, जो हमारी हड्डियाँ जिन सेल से मिलके बनती हैं उनको हम ईस्टोसाइट्स कहते हैं, राइट। एक बार इसको फिर से समझो, मैं फिर इसको दूसरे डायग्राम से और अच्छे से क्लियर करती हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन thigh bone. It is highly calcified, hard and rigid connective tissue. It is very strong and can withstand severe stresses. It consists of bone cells, osteocytes arranged in the form of concentric rings. Osteocytes से बने रहते हैं हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, या आप ये ऐसे याद रखो, हड्डियों के जो बोन सेल्स होते हैं वो ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं, और ये जो concentric rings के रूप में अरेंज रहते हैं। ये ग्राउंड मैट्रिक्स में आपके एम्बेडेड रहते हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर्स और मिनरल सॉल्ट्स डिपॉजिट रहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, फिर हम इसको आगे मूव करते हैं, राइट। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है ना ये आपका ईस्टोसाइट्स दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपको गोलो कोसेंट्रिक रिंग्स दिख रहे हैं ना, ये कोसेंट्रिक रिंग्स जो है यही ईस्टोसाइट्स है। ये डायग्राम आपने टिश्यू वाले चैप्टर में भी देखा होगा। एक और डायग्राम मैं इसका दिखाती हूँ आपको, जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ग्राउंड मैट्रिक्स जो ओस्टियोसाइट्स है वो ग्राउंड मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं, और ग्राउंड मैट्रिक्स आपका मिनरल से बना होता है, ठीक है। देखिए दूसरा डायग्राम है, ये आपका ओस्टियोसाइट्स दिखा रहे हैं। ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये आपके कोसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज है, ठीक है ना। ये कोसेंट्रिक लेमिले दिख रहे हैं आपको ओस्टियोन का, ये आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था ये डायग्राम, ठीक है ना। ये तुम्हारा ओस्टियोसाइट का लेक्यूना है, इस तरीके से डायग्राम पढ़ा था। तो ये जो कोसेंट्रिक रिंग क्या होते हैं, एक ही सेंटर से जो आपके रिंग्स बार बार निकलते हैं ना उसको कोसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। मतलब एक ही जगह से ऐसे गोल गोल सर्कल रहते हैं ना, उसको कोसेंट्रिक कहते हैं। तो जो आपको जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं वो इन्हीं कोसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज रहते हैं, ठीक है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये होते हैं आपके बोन सेल्स। आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो इन्हीं सेल्स से मिलके बनती हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, राइट। नाउ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखना है कि जो आपकी हड्डी की में जो बाहर जो कवरिंग रहती है, जो मेम्ब्रेन से जो हड्डी बाहर से कवर रहती है उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ आउटर फाइब्रस एंड इनर सेलुलर लेयर्स। जो पेरियोस्टियम होती है उसमें बाहर में फाइब्रस लेयर रहती है और अंदर की तरफ सेलुलर लेयर रहती है, एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। आपकी हड्डी के ऊपर एक मेम्ब्रेन की परत रहती है, इस मेम्ब्रेन की परत को हम पेरियोस्टियम कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम पेरियोस्टियम कहते हैं। ये बाहर की तरफ फाइब्रस होती है, जबकि अंदर की तरफ ये एक सेल की लेयर की तरह होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, इसलिए हड्डियों में जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच पाता है। अ लॉन्ग बोन हैज़ अ हॉलो कैविटी इन द मिडिल। यहाँ की जो लॉन्ग बोन की जो बीच की जो कैविटी होती है, ये वाला जो बीच का जो पोर्शन होता है ये हॉलो होता है, ठीक।
अ लॉन्ग बोन हैज़ अ हॉलो कैविटी इन द मिडिल विच इज़ फिल्ड विद बोन मैरो, इसके अंदर जो चीज़ भरी रहती है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। मैरो दो प्रकार के होते हैं, येलो मैरो मेडअप ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स विच गिव राइज टू वाइट ब्लड सेल्स। जो बीच वाले पोर्शन में होता है मैरो वो येलो बोन मैरो होता है, क्योंकि ये येलो बोन मैरो होता है वो एडिपोज टिश्यूज बनता है, एडिपोज टिश्यूज यानी कि फैट सेल से बनके बनता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो येलो बोन मैरो है वो एडिपोज टिश्यू से और ब्लड वेसल से मिलके बनता है, और यहाँ पर इस येलो बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, राइट। सेकेंड जो होता है वो होता है रेड मैरो विच इज़ प्रेजेंट एट द एंड्स एंड प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। ये जो वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका रेड बोन मैरो कहलाता है। ये इसके अंदर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो येलो बोन मैरो में आपके डब्ल्यूबीसी बनते हैं, जबकि रेड बोन मैरो में क्या बनता है, आरबीसीज बनते हैं, राइट। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये येलो बोन मैरो कहलाता है, ये ब्लड वेसल्स से और एडिपोज टिश्यू से मिलके बना है, और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी बनता है, जबकि जो लास्ट वाले जो एंड्स हैं, ये जो एंड्स हैं ये रेड बोन मैरो कहलाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आरबीसीज बनते हैं, राइट। समझ में आया यहाँ तक? देखो इस डायग्राम से और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये जो बीच का जो पोर्शन है ये हॉलो है, और बाहर जो कवरिंग है इसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। ये मैं बता रही हूँ, पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है ना। ये पेरियोस्टियम जो मेम्ब्रेन होती है, हड्डी के ऊपर जो परत जो मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। जो पेरियोस्टियम होती है बाहर की तरफ फाइब्रस होती है और अंदर की तरफ क्या होती है, सेल से बनी होती है। और पेरियोस्टियम में ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। आपको दिख रही है ना, वेन्स और आर्टरीज देखने को मिल रही है ना, तो ये पेरियोस्टियम के अंदर ही होती है। बीच वाला जो हिस्सा होता है वो येलो बोन मैरो कहलाता है, राइट। और जो ये आपका बाहर वाला जो हिस्सा होता है स्पॉन्जी होता है, और इसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं। देखिए देखने में ये रेड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज बनते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा है ना ये येलो बोन मैरो कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, राइट। और क्या बताया दूसरा, जो हमें दूसरी बुक में भी एक नाम दिया जाएगा कि जो बाहर का जो हिस्सा आता है, ये जो आपका नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वो एपीफाइसिस कहलाता है। और जो ये बीच का जो लंबा हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो मेटाफाइसिस कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ना वो डायफिसिस कहलाता है। उसी तरीके से लास्ट में इतना पोर्शन जो है मेटाफिसिस कहलाएगा, और एपीफाइसिस, मतलब पूरे जो बोन है उसको तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला एपीफाइसिस, सेकंड वाला मेटाफाइसिस, और थर्ड वाला क्या होता है, डायफिसिस। उसी तरीके से नीचे की तरफ ही होता है, राइट। आपको याद रखना है नॉब लाइक स्ट्रक्चर में रेड बोन मैरो बनता है, जबकि बीच वाला पोर्शन क्या कहलाता है, येलो बोन मैरो कहलाता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा येलो बोन मैरो का, राइट। ये ब्लड वेसल्स इस डायग्राम में सब चीज़ दिखा रहे हैं, राइट, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको अलग से दिखाया है। इसको एक बार फिर पढ़ो। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम। ये टर्म याद रखो, विच कंसिस्ट ऑफ पेरियोस्टियम इसको which consists of outer fibrous and inner cellular layers and richly supplied with blood vessels. A long bone has a hollow cavity in the middle which is filled with bone marrow. बीच की कैविटी में बोन मैरो भरा रहता है। जो मैरो इज ऑफ टू टाइप, येलो मैरो and red marrow. Yellow marrow is made up of adipose tissues and blood vessels which give rise to WBCs. तो yellow marrow में WBCs बनते हैं, और red marrow which is present at the ends produces RBCs, red blood cells, right? अब जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रोग्रेस चेक दिया है, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके। Our skeleton consists of bones, cartilages and ligaments. Dash is the chief component of our skeleton. Bone is the chief component of our skeleton. Shape wise the bone can be classified. Shape के हिसाब से हम कैसे classified कर सकते हैं? Long, short, flat और irregular. अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे long, short, flat और irregular. The central hollow part of the long bone is called, बीच का जो hollow part है उसको क्या बोलते हैं हम? Yellow bone marrow, right? बोन बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल व्हेन प्लेस्ड इन डाइल्यूट। बोन कब सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाती है? जब उसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन, जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको फिगर 12.2 में दिखाया है, अभी हम देखते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन ऑल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स इंक्लूडिंग 3 वेरी टाइनी बोन्स इन ईच ईयर। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें करीब कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, ठीक है। ये हम एक ह्यूमन एडल्ट की बात कर रहे हैं। ये तो 206 हड्डियों में हमारे कान में जो 3 सबसे छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं ना, जिनको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, वो भी इंक्लूड हो रही हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन ऑल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स इंक्लूडिंग 3 वेरी टाइनी बोन्स इन ईच ईयर।
Table 14.1 in page 126 gives a detailed region-wise breakup of the total number of bones in the human skeleton. इस टेबल में आपको पूरा ब्रेकअप मिलेगा कि शरीर के कौन से हिस्से में कितनी हड्डियाँ होती हैं. दिस स्केलेटन, जो स्केलेटन है उसको 2 मेन डिवीजन में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना. तो जो जितना भी हमारा पूरा स्केलेटन है उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर. जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो बीच का जो हिस्सा है, सेंट्रल जो फ्रेमवर्क हमारा जो जैसे ये बॉडी है ना, तो ये जो बीच का जो पोर्शन है ये तुम्हारा पूरा एक्सियल कहलाएगा. फिर जो तुम्हारा जो लिम्स जो हाथ आ रहे हैं और जो तुम्हारे पैर आ रहे हैं, ये जो तुम्हारे होते हैं ना, ये तुम्हारा अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं, यानी कि बोन्स ऑफ द लिम्स एंड गिर्डल्स. फिर मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे हिप पेल्विक गर्डल है वो भी तुम्हारा अपेंडिकुलर में आ जाएगा, और यहाँ पे जो पेक्टोरल शोल्डर में जो पेक्टोरल गर्डल है वो भी आपका अपेंडिकुलर में आ जाएगा. और बीच का जो सेंट्रल पोर्शन यानी कि स्कल हो गया आपका, ये आपका चेस्ट पोर्शन हो गया, है ना, ये सारा का सारा आपका किस में आ जाएगा, ये आपका एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा. राइट. Axial skeleton. The axial skeleton consists of the skull, vertebral column, ribs and sternum. अब ये याद रख लो. राइट. तो axial skeleton होता है वो skull, vertebral columns, ribs और sternum को मिलके बनता है. राइट. जो skull हुआ जिसके अंदर आपका ब्रेन रखा है, फिर आपका जो sternum हुआ, फिर जो ribs हुई आपकी, और जो आपके पीछे जो आपका vertebral column जो चला आ रहा है वो. राइट. ये पूरा का पूरा आपका क्या बनाता है, एक्सियल स्केलेटन बनाता है. सबसे पहले स्कल. स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड. हेड जिसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है वो कहलाता है स्कल, है ना. जो वो हड्डियों का खांचा जिसके अंदर आपका ब्रेन रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं. तो कह सकते हैं हेड का जो स्केलेटन होता है उसको स्कल कहते हैं. स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड. राइट. ये याद रखो. वो पूछेंगे डैश इज द स्केलेटन ऑफ द हेड, तो स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड. इट कंटेन्स 2 पार्ट. 2 पार्ट से मिलकर बनता है आपका स्कल. जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसको क्रेनियम कहते हैं, यानी कि ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखना, है ना. आपको पहले तो ये याद रखना, स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड. दूसरा क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं. जो ऊपर का टॉप पार्ट होता है वो क्रेनियम कहलाता है, इसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, और ये करीब 8 बोन्स से मिलके बनता है, विच आर सो ज्वाइंट टू ईच अदर दैट दे आर परमानेंटली फिक्स्ड. इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, आपको जो क्रेनियम में 8 बोन्स पाई जाती हैं, और ये आपस में परमानेंटली फिक्स होती है, यानी कि ये मूव नहीं करती हैं. राइट. आपके ब्रेन में, आपके क्रेनियम में 8 बोन्स पाई जाती हैं जो परमानेंटली फिक्स्ड होती है, यानी कि मूव नहीं करती हैं. तो जो अपर टॉप पार्ट है स्कल का वो क्रेनियम कहलाता है. जो दूसरा हिस्सा है स्कल का वो है फेशियल बोन से बनता है. द अदर पार्ट ऑफ द स्कल फॉर्म्स द फेस विच कंटेन्स अ टोटल ऑफ 14 बोन्स. तो आपके क्रेनियम में तो 8 बोन्स पाई जाती है, लेकिन आपके फेस में 14 बोन्स पाई जाती हैं. द अपर एंड लोअर जॉ आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाई सम ऑफ दीज बोन्स. हमारा जो जबड़ा होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ, वो भी इन्हीं 14 हड्डियों में से ही बनता है. राइट. हमारे फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं, और इन 14 हड्डियों के ही अंदर आपका अपर और लोअर जॉ की हड्डियाँ भी आ जाती हैं. द बैक पार्ट ऑफ द क्रेनियम कंटेन्स अ लार्ज होल. हमारे क्रेनियम के पीछे, जो क्रेनियम के पीछे वाला हिस्सा होता है, बैक साइड होता है, यहाँ पर होल होता है, क्योंकि यहीं से आपका ब्रेन, जैसे ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड पास होनी होती है वो इसी होल से पास होती है. इसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम, through which the spinal cord after emerging from the brain continues behind into the backbone. आपको पता है ना कि आपका ये ब्रेन होता है. राइट. और ब्रेन से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये तो आपको पता है. ठीक है ना. तो आपका ब्रेन आपका स्कल में प्रोटेक्टेड है. राइट. तो स्कल जो में प्रोटेक्टेड है, तो स्कल में एक होल होना चाहिए ना, तभी तो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से निकलेगी. और फिर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, वर्टिबल कॉलम्स होते हैं. राइट. ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल होता है, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, वर्टिबल कॉलम होता है. तो स्कल के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे एक होल होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और इसी फोरामेन मैग्नम से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. चलो इसको डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं.
देखो जैसे मैंने आपको बताया स्केलेटन सिस्टम आपके दो पार्ट होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में ये सेंटर वाला हिस्सा आ गया है ना, सेंटर वाले हिस्से में स्कल आ गया, आपका चेस्ट आ गया, चेस्ट में आपके रिब्स भी आ गई और स्टर्नम भी आ गया, और आपका चौथा यानी कि वर्टिबल कॉलम आ गया। तो ये आपका पूरा ये चार चीज़ मिलकर आपकी क्या बनाती है, एक्सियल स्केलेटन बनाती है। आपके जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें ये जो लिम्स बने हाथ हैं उसकी हड्डियाँ आ गई, शोल्डर जो है शोल्डर ग्रोडल जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं वो आ गया, साथ में जो हिप्स वाला है जो एरिया है इसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं वो आ गया, और पैरों की हड्डियां आ गई यानी कि आपके ये फोर लिम्स आ गए, ठीक है ना। हाथों को हम हिंड लिम्स कहते हैं, पैरों को हम फोर लिम्स कहते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट। हाथों को हम फोर लिम्स कहते हैं और पैरों को हम हिंड लिम्स कहते हैं, राइट। तो आपकी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके हैंड्स आ गए, लेग्स आ गए, पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर वाला गर्डल आ गया, और हिप गर्डल यानी कि पैल्विक गर्डल आ गया, राइट। तो ये आपका अपेंडिकुलर, तो ये जो जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना ये पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन दिखा रहा है, और यहाँ पे जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा एक्सियल स्केलेटन दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये टू ब्रॉड पार्ट हैं आपके, ब्रॉड डिवीजन है स्केलेटल सिस्टम के, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका स्केलेटन सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में आपका स्कल, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम आता है, रिब्स और स्टर्नम मिलके चेस्ट बना रहे हैं। आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें आपका शोल्डर वाला जो गर्डल होता है यानी कि जिसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं वो आ गया, और जो आपके हिप वाला गर्डल है यानी कि पैल्विक गर्डल है वो आ गया, साथ में आपके आपका हैंड आ गया, ठीक है, फोर लिम्ब आ गया, और आपका हिंड लिम्ब आ गया, ठीक है। लेग और फुट से मिलके बना है ये चीज़, और आर्म और हैंड से मिलके बना है ये चीज़, राइट। तो ये दो मेन पार्ट हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। ये आपका एक्सियल स्केलेटन दिखा रहे हैं, इसको और अच्छे से बताया। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपके ये बोन्स आ गए, स्कल आ गया, स्कल आपको पता है आपका क्रेनियम यानी कि ये ऊपर जहाँ पे हेड रहता है, टॉप जो होता है हेड का वो आ गया, ठीक है। इसी और सामने वाली जो फेस है, फेस की आपकी सारी 14 हड्डियाँ आ गई। जो आपका क्रेनियम होता है यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, और आपके फेस में 14 बोन्स होती हैं। ये 14 बोन्स के अंदर आपके ईयर ऑसिकल्स भी आ गए, जो 3 हड्डियाँ कानों में है, दोनों कानों में मिला के 6 हड्डियाँ हो गई। तो ईयर ऑसिकल्स भी आपके फेशियल बोन्स में आ गए। साथ में आपकी जीभ के नीचे भी एक बोन होती है जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं, ये नाम याद रखना, पूछ लेते हैं कि टंग के नीचे जो बोन पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो हायोइड होती है, HYOID, राइट। तो क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलके बनता है आपका स्कल, ये पहला पार्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन का। फिर आपका रिब केज होता है, ये जो रिब्स दिख रहे हैं आपको, और स्टर्नम, ठीक है ना, स्टर्नम और रिब केज मिलके बनाते हैं आपका चेस्ट वाला पोर्शन। और फिर जो आपको वर्टिबल कॉलम दिख रहा है आपको यहाँ से पूरा नेक से लेके आपको पूरा टेल बोन तक है ना, ये पूरा का पूरा आपका वर्टिबल कॉलम है। तो ये 4 मेन हिस्से हैं आपके किसके, एक्सियल स्केलेटन के, राइट। नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये जो आपका स्कल है वो क्रेनियल बोन से मिलकर बनता है। ये 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। कौन सी, पैराइटल बोन, इस वाले हिस्से को हम पैराइटल बोन्स कहते हैं, ये 2 होती हैं। फिर नेक्स्ट टेम्पोरल बोन, ये भी 2 होती है। ये वाली ऑसिपिटल बोन ये 1 होती है। ये एथमॉइड ये 1 बोन होती है, आपके आई के सॉकेट में है। ये फिनॉइड है, ये 1 होती है, और ये फ्रंटल है, ठीक है। ये सारे जो आपस में जो हड्डियाँ जुड़ी हुई, देखो ये फ्लैट हड्डियाँ हैं, है ना, इसलिए आपने देखा था फ्लैट बोन्स में इसका एग्जाम्पल दिया था। साथ में ये ना जो बीच से जुड़े हुए ना इनको सूचर्स कहते हैं। ये जो हड्डियाँ होती हैं ना वो इमूवेबल होती हैं यानी कि फिक्स्ड होती हैं, राइट। तो ये 8 क्रेनियल बोन्स दिखा रहे हैं। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 8 क्रेनियल बोन्स कौन सी हैं, है ना। तो ये आपके स्कल का एक पार्ट है, राइट। दूसरा पार्ट होता है ये फेस में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं यानी कि फेशियल बोन्स, उसको हम दूसरे डायग्राम से देखते हैं। ये आपकी फेशियल बोन्स हैं, ये 14 होती हैं, तो आप देख रहे हो उसमें आपके सब आ जाती हैं। पैलेंटाइन, आपकी लोकेशन देख लो, आपको खैर ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको डायग्राम बता रही हूँ कि किस तरीके से ये आपको सिर्फ नंबर याद रखना है कि फेशियल बोन्स 14 होती है, क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं। अभी आपको 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, राइट। तो ये जो जितना भी हिस्सा आपको कलरफुल दिख रहा है, पैलेंटाइन, ज़ाइगोमेटिक, वोमर, मैंडिबल, मैक्सिलरी,
मैक्सिला, मैंडिबल और मैक्सिला आपके अपर जॉ और लोअर जॉ वाली बोन्स हो गई, ठीक है। फिर इन्फीरियर नेसल कॉन्का, नाक के अंदर जो हड्डी है वो भी आ गई। लैक्रिमल यानी कि जो आपके टीयर ग्लैंड के पास है वो भी आ गई। नेसल में और भी जो हड्डी है वो सब आ गई, ठीक है। तो ये सारी मिलके आपकी क्या बना लेंगी, 14 फेशियल बोन्स बना लेंगी, राइट। नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट डायग्राम जो ये तुम्हारा स्कल है, राइट। तो क्रेनियम और फेस से बना है। अब इस स्कल को तुम उल्टा कर दो तो ये वाला जो होल दिख रहा है ना, इसी को हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, राइट। इसी होल में से तुम्हारा जो वो होगा स्पाइनल कॉर्ड वो पास होगा, है ना। आपने खोपड़ी को उल्टा कर दिया, देखो ये दांत ऊपर हो गया ना, इसको पलट दिया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे। तो आप नीचे देखोगे तो आपको खोपड़ी के नीचे आपको क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा। इस होल को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये क्या करेगा, ये जो होल होगा उसके थ्रू तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ आएगा। नहीं तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड फिर तुम्हारा स्कल से बाहर कैसे निकलता है, अगर ये होल नहीं होता तो आपका वो, क्योंकि वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो तो धागे जैसा होता है, तो किस तरीके से वो बाहर निकलेगा, वो इसी होल के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है ना। फिर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्केलेटन होता है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, राइट। तो उसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया है। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, ये फोरामेन मैग्नम है ना, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड ये निकल रहा है, राइट। तो ये ब्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा है, आप पलट गए और पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे नीचे की तरफ आपका होल होता है, इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसे फिर नीचे आता है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये आपको ये दिख रहा है, क्या वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं नाउ। तो ये हमने एक्सियल स्केलेटन का पहला वाला हिस्सा स्कल कंप्लीट कर लिया। नाउ सेकेंड इज वर्टिब्रल कॉलम। The vertebral और spinal column is popularly called the backbone. Vertebral column को हम spinal column भी बोलते हैं और इसको हम backbone भी कहते हैं. It is composed of total of 33 ring-like bones called vertebrae. जो vertebral column होता है वो 33 ring-like bones से मिलके बनता है, ठीक है ना. vertebral column में ऐसे ring-like bones होती हैं और इनका नंबर क्या होता है 33. इससे पूरा मिला के आपका क्या बनता है vertebral column बनता है, इसको हम vertebrae भी कहते हैं. These are divided into 5 groups according to the regions they occupy. इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया है जिस हिसाब से इन्हें रीजन ऑक्यूपाई किया है. The neck region has 7 cervical vertebrae. Then there are 12 thoracic, 5 lumbar and 1 sacrum fused 5 and 1 coccyx fused 4. Right? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 5 हिस्से होते हैं. पहले जो 7 वर्टिब्रे से मिलकर बनता है उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, जो नेक रीजन में पाया जाता है. नेक्स्ट आपका 12 वर्टिब्रे से मिलकर बनता है जिसको हम थोरैसिक बोलते हैं. उसके थोरैसिक के बाद 5 वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनता है आपका लंबर. नेक्स्ट आपका आता है सैक्रम और फिर लास्ट में आपका कॉक्सिक्स आता है. आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा. देखो ये जो डायग्राम दिया है इसमें जो ऊपरी आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला जो जैसे 7 वर्टिब्रे से मिलकर बना है उसको सर्वाइकल कहते हैं. फिर सर्वाइकल के बाद आपका जो इतना 12 उससे मिलकर बना है यहाँ से यहाँ तक 12 से बना है इसको थोरैसिक बोल रहे हैं. फिर आपका थोरैसिक के बाद जो लास्ट वाला ये हिस्सा है नेक्स्ट वाला हिस्सा है इसको लंबर कह रहे हैं. ये 5 वर्टिब्रे से मिलकर बना है. लंबर के बाद जो आपका नेक्स्ट आपको जो मिला है वो सैक्रम है और लास्ट वाला जो टेल बोन होता है उसको कॉक्सिक्स बोलते हैं, राइट. तो 5 हिस्से में आपका ये पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 5 हिस्से में डिवाइड होता है. अभी मैं आपको दूसरे डायग्राम से भी दिखाऊंगी. इस डायग्राम में आपको पूरा स्केलेटन दिखाया गया है. सर्वाइकल वर्टिब्रे दिखा रहे हैं, मैंडिबल दिखा रहे हैं, कैल्विकल दिखा रहे हैं. हमको इसको एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे तब आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आएगा. अभी आपको ये डायग्राम उतने से समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको ये टर्म्स नहीं आते हैं. लेकिन एक बार जब पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आपको ये सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, तब ये डायग्राम आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, राइट. तब तक मैं आपको डिफरेंट कलरफुल डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. तो आपको याद रखना है जो वर्टिब्रे होते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और 33 नंबर्स में होते हैं. ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये पूरा का पूरा 5 हिस्सों में डिवाइड होता है. सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स में, ठीक है. सबके नंबर दिए गए हैं, वो नंबर भी आपको याद रखने पड़ेंगे. वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी इन एन इरेक्ट पोजीशन. आप देख रहे हो कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको हल्का सा जैसे बैंड दिखाया है ना, थोड़ा हल्का सा घुमावदार है ना, थोड़ा मुड़ा हुआ है इसलिए ताकि इरेक्ट पोजीशन में आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन किया जा सके. द कर्व एब्जॉर्ब्स प्रेशर एंड शॉक वाइल वॉकिंग. ये कर्व होने की वजह से जब हम वॉक करते हैं तब या रन करते हैं तो उसको शॉक को और प्रेशर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड प्रोटेक्ट्स द कॉलम फ्रॉम ब्रेकिंग. और वर्टिब्रल कॉलम टूटने से बच जाता है, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, इसको दिखाने के पहले मैं एक डायग्राम से आपको वर्टिब्रल कॉलम क्लियर करती हूँ, फिर मैं आगे मूव करती हूँ.
देखो ये जो पूरा दिखा रहे हैं डायग्राम में, ये है आपका वर्टिबल कॉलम। तो आप देख रहे हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से वर्टिब्रे बने हुए हैं आपके। तो पहले जो ये रेड पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है, ये 7 होते हैं, इनको सर्वाइकल कहते हैं। ये गर्दन में पाए जाते हैं, नेक रीजन में। फिर थोरैसिक रीजन में जो पाए जाते हैं उनको थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 12 नंबर्स में होते हैं। फिर थोरैसिक के नीचे जो आता है वो लंबर कहलाता है, इसका 5 होता है। फिर लंबर के नीचे जो आपके हिप में एरिया में होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, सेक्रम बोलते हैं। ये 5 हड्डियों से मिलकर, 5 वर्टिब्रे से मिलकर बनता है। ये 5 वर्टिब्रे आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, राइट। तो देखने में तो एक ही दिखता है, लेकिन 5 वर्टिब्रे से मिलकर बना है। और ये वाला जो है, जो नीचे का आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये आपका कॉकेक्स कहलाता है, ठीक है। ये 4 वर्टिब्रे फ्यूज होकर एक कॉकेक्स बनाता है। तो एक तरीके से 7, 12, 5, 5 और 4 को मिलाओगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 33। तो इस तरीके से आपका वर्टिब्रे कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। पूरा आपका दो स्कल से निकल रहा है और पूरा टेल तक रहता है आपका, ये पूरा होता है। इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। डायग्राम से देखो किस तरह से इसमें स्पाइनल कॉर्ड, देखो इस तरीके से वर्टिबल कॉलम के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड डला रहता है, ठीक है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो येलो कलर का दिख रहा है, इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर ये हड्डियों का केस रहता है। इस हड्डियों केस को हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से बॉडी में रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिबल कॉलम रहते हैं, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, ईच वर्टिब्रा इज समवॉट और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो वर्टिब्रा होता है वो रिंग लाइक होता है, ठीक है ना, वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ईच वर्टिब्रा इज a ring like structure. Its lower part, front in actual position in the human body, is formed of solid slender of bone called centrum. इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक सॉलिड सिलेंडर का फॉर्म में होता है, इसको हम सेंट्रम बोलते हैं या बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा कहते हैं। अभी हम डायग्राम समझते हैं। ईच वर्टिब्रा इज समवॉट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इट्स लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इसका जो नीचे का हिस्सा होता है एक सॉलिड सिलेंडर से मिलकर बनता है, सॉलिड सिलेंड्रिकल बोन से मिलकर बनता है, जिसको हम सेंट्रम कहते हैं, या यही बॉडी वर्टिब्रा की बॉडी है। द टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेंट्रम आर फ्लैट। देखो दो अपोजिट जो एंड होते हैं फ्लैट, ये वर्टिब्रा कहते हैं, रिंग लाइक है ना। तो इसका जो नीचे का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जो बॉडी कहला रहा है, राइट। ये चीज़, द टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेंट्रम आर फ्लैट। सेंट्रम के जो अपोजिट एंड होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ऑन द डॉर्सल यानी बैक साइड ऑफ द सेंट्रम इज अ कैनल, न्यूरल कैनल फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 न्यूरल आर्चेस। जो इसके बैक साइड में यानी कि डॉर्सल साइड में जो सेंट्रम में एक न्यूरल कैनल होती है। देखो ये डॉर्सल साइड में न्यूरल कैनल होती है, और न्यूरल कैनल आपके न्यूरल आर्च, ये न्यूरल आर्च है, इससे मिलके बनती है आपकी न्यूरल कैनल। On the dorsal side of the centrum is a canal, neural canal formed by the union of 2 neural arches arising from the sides of the centrum. Centrum के साइड से आपके 2 आर्चेस निकले रहते हैं, उन आर्चेस को मिलकर बनती है आपकी न्यूरल कैनल। Its natural position, the spinal cord run. In natural position, the spinal cord runs through this neural canal, है ना। तो न्यूरल कैनल क्या हो गया, एक तरीके से होल टाइप का हो गया ना, ठीक है। आपका न्यूरल जो कैनल मतलब क्या हो, गैप हो गया, उस गैप के अंदर से आपकी वो क्या जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जैसे जो बीच जो ये हॉलो है, तो इसके अंदर से फिर आपका ये इसका कैनल है दूसरे वर्टिब्रे का, तो उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गई, फिर तीसरा वर्टिब्रे उसके अंदर वो कैनल है। तो इस तरीके से इस कैनल के अंदर ये जो न्यूरल कैनल होती है ना, उनके थ्रू आपका ये स्पाइनल कॉर्ड पास होता चला जाता है, राइट। जैसे मैंने बताया था ना कि स्कल में एक होल होता है जिसको फोरामन मैग्मन कहते हैं, जिसके अंदर से आपका ये स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो आपका एक वर्टिब्रे से दूसरे वर्टिब्रे में जाने के लिए भी तो आपको स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक गैप चाहिए, वो ही गैप न्यूरल कैनल है, और वो न्यूरल कैनल 2 न्यूरल आर्चेस से मिलकर बनी है, राइट। तो यही इसमें बता रहे हैं। न्यूरल स्पाइन is a flat longitudinal ridge projecting upward from the meeting point of the 2 neural arches. 2 neural arches से क्या निकलती है, न्यूरल स्पाइन निकलती है, जो कि एक फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल रिज है। ट्रांसवर्स प्रोसेस आर थिक साइडवर्ड प्रोजेक्शंस फ्रॉम द न्यूरल आर्चेस। न्यूरल आर्चेस से 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलते हैं। देखो डायग्राम देख लो, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखो ये आपकी बॉडी है ना, ये वर्टिब्रे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, डॉर्सल व्यू दिखा रहे हैं, ये आपकी मेन बॉडी है, ठीक है। ये न्यूरल आर्चेस है, न्यूरल आर्चेस से मिलकर बनी है न्यूरल कैनल, और यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ये न्यूरल कैनल के बीच में बना हुआ है न्यूरल स्पाइन। ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये कहलाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है।
Transverse process are thick sideward projection from the neural arches. These neural arches also bear articular facets. ये इन्हीं ट्रांसवर्स प्रोसेस में आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं, वन इन फ्रंट एंड वन बिहाइंड ऑन द आइदर साइड, दोनों तरफ होते हैं, एक आगे और पीछे दोनों तरफ ये फेसेट्स होते हैं, विच हेल्प इन ज्वाइनिंग द टू वर्टिब्रा वन बिहाइंड द अदर. एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जुड़ता है इन्हीं आर्टिकुलर फेसेट्स की वजह से, और ये जो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं वो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होते हैं. ठीक है ना. दूसरे डायग्राम्स में क्लियर कर दूंगी. यहाँ पर आपके ये फेसेट्स होते हैं. ठीक है, ये जो फेसेट्स दिए ये तुम्हारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये फेसेट है. यहाँ ये इस साइड भी होता है, उसके पीछे साइड भी होता है. इसकी वजह से इसके ऊपर आपका दूसरा, जैसे ये एक रिंग है, इसके ऊपर फिर दूसरी रिंग जो चिपकी रहती है वो इसी फेसेट की वजह से चिपकी रहती है. ठीक है, ऐसे ये अटैच रहते हैं, या तो फिर ये गिर जाएंगे. आप देख रहे हो ना, ये एक के नीचे दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, ऐसे वर्टिब्रा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो वो किससे अटैच रहता है? इन्हीं फेसेट से अटैच रहता है. राइट. थोड़ा सा और ये वाला डायग्राम देखो, उसमें और क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये चीज़ समझ होगी. ये वाला डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, ये बॉडी दिखा रहे हैं. राइट. ये कैनल दिखा रहे हैं, इस कैनल से आपका वो स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है. ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखा रहे हैं, और इस पर ये जो हिस्सा है ना, ये आपके वो फेसेट्स हैं, जिससे आपका एक वर्टिबल कॉलम दूसरे से जुड़ा हुआ है. ये दिखा रहा है, आर्टिकुलर फेसेट दिखा रहे हैं. तो एक जो वर्टिब्रे होता है वो दूसरे वर्टिब्रे से इन्हीं फेसेट्स के द्वारा चिपका रहता है. ठीक है, ये इसमें ये न्यूरल, तो ये आपका थोरैसिक वर्टिब्रा दिखा रहे हैं. राइट. ये आपका सी वाले में जो है वो सर्वाइकल वाला दिखा रहा है, और ये जो बी वाले में फर्स्ट यानी कि पहला, जो सबसे पहला वाला जो वर्टिब्रा है ना, जिसको हम एटलस वर्टिब्रा कह रहे हैं, वो इसमें दिखा रहे हैं. राइट. तो इस तरीके से इसको दिखाया है. The neural arches also bear articular facets, one in front and one behind on either side, which help in joining the two vertebrae one behind the other. A pad of cartilage, intervertebral disc or gristle forms a kind of cushion between the two vertebrae. एक वर्टिब्रे और दूसरे वर्टिब्रे के बीच में कुशनिंग होती है, ताकि इसमें फ्रिक्शन ना आए है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आए. फिर तीसरा वर्टिब्रे है तो फिर इस बीच में कुशनिंग रहेगी. ये जो कुशनिंग होती है इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क या ग्रिसल. राइट. तो ये इसमें कुशनिंग प्रोवाइड करता है, इनके बीच में ये कुशनिंग होती है. तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए मैं दूसरे डायग्राम से आपको इसको क्लियर करूँगी. पहले एक बार फिर से पढ़ लो. ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द सेंट्रम इज अ कैनल, जिसको न्यूरल कैनल कहते हैं, जो कि न्यूरल आर्चेस से मिलके बनती है आपकी न्यूरल कैनल. इन नेचुरल पोजिशन स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू द न्यूरल कैनल. इस न्यूरल कैनल से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है. Neural spine is a flat longitudinal ridge projecting upward from meeting point of the two neural arches. जहाँ पे दो न्यूरल आर्चेस मिल रहे होते हैं, वहाँ पे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको हम न्यूरल स्पाइन कहते हैं. ट्रांसवर्स प्रोसेस आर थिक साइडवाइज प्रोजेक्शन फ्रॉम द न्यूरल आर्चेस. न्यूरल आर्चेस के साइडवाइज ऐसे ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन होते हैं. ठीक है, ये आपको मिले थे. द न्यूरल आर्चेस ऑल्सो बियर्स आर्टिकुलर फेसेट्स, और इन्हीं न्यूरल आर्चेस में आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं. दोनों साइड होते हैं, इस साइड भी और उसके पीछे वाले साइड भी होगा, इस साइड भी इसके पीछे वाले साइड भी होगा, जिससे आपके दो वर्टिब्रे ज्वाइन होने में हेल्प मिलती है. दो वर्टी के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिसल बोलते हैं. राइट. अब इसका एक डायग्राम और देखो, जिससे ये और अच्छे से क्लियर. देखो, इसमें ये तुम्हारा जो वर्टिब्रा है उसको इस तरह से दिखाया है. तो ये स्पाइन, जो न्यूरल स्पाइन दिखा रहे थे वो ये थी. ये न्यूरल कैनल दिखा रहे हैं जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होगा. ये न्यूरल आर्चेस है, ये न्यूरल आर्चेस से मिलकर बनती है ये न्यूरल स्पाइन, और बीच में ये आया था न्यूरल कैनल. ठीक है, ये तुम्हारे वर्टिबल कॉलम का मेन हिस्सा है, इसको हम सेंट्रम कहते हैं. ये बिलो बॉटम में रहता है. ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ही साथ में आपके यहाँ पर फैसेट्स होते हैं, जिसकी वजह से एक वर्टिबल कॉलम दूसरे से चिपका रहता है. राइट. दूसरा डायग्राम देखो, ये दिखाए, ये इस वाले इसमें थोरैसिक वर्टिब्रे, यानी कि ये वाले जो वर्टिब्रे हैं उनका शेप कैसा होता है वो दिखा रहा है. ये सुपीरियर व्यू दिखा रहे हैं, ये लेटरल व्यू दिखा रहे हैं. ठीक है ना. और फिर इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हैं, है ना. सुपीरियर व्यू में अगर देखोगे तो ये स्पाइनस प्रोसेस आ गया, ये तुम्हारा न्यूरल कैनल जिसको वर्टिब्रल फोरामन कह रहे हैं, ये तुम्हारा सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट आ गया, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गया, ये ट्रांसवर्सल कोस्टल फेसेट है, ये सुपीरियर कोस्टल फेसेट है, ये कॉर्पस यानी कि सेंट्रल हिस्सा है. ठीक है.
उसी तरीके से जब आप इसका लेटरल व्यू, साइड व्यू देखोगे तो ये देखने में इस तरीके से लगेगा, है ना। ये जैसे जैसे ये जो शेप आ रहा है ना, ये वाला शेप आ रहा है, तो ये शेप को का पार्ट देखेंगे तो ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये पेडोसल है, ये तुम्हारा ट्रांसफर, तो पलट जाएगा ना शेप। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट हो गया, ये तुम्हारा नॉच हो गया, ये सुपीरियर कोस्टल फेसेट हो गया, ये इंफीरियर कोस्टल फेसेट हो गया, ये इन्फीरियर वर्टिबल नॉच हो गया। तो लेटरल साइड से देखोगे जैसे ऐसा, जैसे डायग्राम में है ऐसा, ये जो शेप है ना, ये वाला शेप आप देखोगे, जैसे ये वाला जो शेप है ना, ऐसे में देखोगे एनलार्ज करके तो ये वाला लेटरल व्यू आ जाएगा। ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से ये होते हैं, राइट। देखो ये पूरा ये दिखा रहे हैं। और ये जो मैं आप बता रही थी ना कि एक वर्टिब्रेट से और दूसरे वर्टिब्रेट के बीच में कुशन होता है ना, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना बीच में, ये कुशन है, इन्हीं को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये फ्लैक्स वो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इस डायग्राम में आपको पूरे बताए हैं, ये इतना हिस्सा आपका सर्वाइकल कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोरैसिक कहलाता है, फिर लंबर कहलाता है, फिर सैक्रम हो गया, और लास्ट वेल आपका क्या हो गया, कॉकेक्स हो गया, राइट। तो ये आपका ये पूरा है, और इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इसमें गई हुई है। अच्छा, जो पहली फर्स्ट टू जो होती है, अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो पहले डायग्राम आप देख लो, जो फर्स्ट टू वर्टिब्रा होती है, तो ये तुम्हारी सर्वाइकल में आपको 7 होती है ना, तो 7 में से पहली वाली C1 और C2, तो ये तुम्हारी एक एटलस, पहली वाली एटलस कहलाती है और दूसरी वाली एक्सिस कहलाती है। अब इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी कि सबसे पहली फर्स्ट और सेकंड वाली जो है एटलस और एक्सिस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे से कहलाती है। नेक्स्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रे, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एटलस, पहली वाली जो सर्वाइकल वर्टिब्रे वो एटलस कहलाती है, एंड द सेकंड वर्टिब्रा इज कॉल्ड एक्सिस। द रिमेनिंग 5 नेक वर्टिब्रे डू नॉट हैव एनी स्पेशल नेम। बाकी की जो 5, मतलब सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रे होती हैं, पहली वाली एटलस कहलाती है, दूसरी वाली एक्सिस कहलाती है, और बाकी की जो 5 होती है उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, राइट। Thoracic vertebrae have long neural spine which are directed backward. Thoracic vertebrae में बड़ी सी neural spine होती है जो पीछे की तरफ होती है. Each of their transverse process bears on its extremity a facet. जैसे हमने पता था कि thoracic vertebrae में जो transverse process होते हैं उनके end में आपके facet होते हैं जो कि मदद करते हैं articulation में with the tubercle of the rib. rib से जोड़ने में जो ये rib vertebrae आपके rib से जुड़े रहते हैं तो वो ये फैसेट उस को अटैच करने में हेल्प करते हैं और वहाँ पे उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। Thoracic vertebrae have long neural spine which are directed backward. Each of their transverse process bears on its extremity a facet for articulation with the tubercle of the rib. Lumbar vertebrae have well-developed neural spine and transverse process which serve for the attachment of powerful back muscles. जो lumbar vertebrae होती है इसमें भी well-developed neural spine होती है, इसमें transverse process होते हैं और ये मदद करते हैं powerful back muscles को attach करने में. Sacrum एक बड़ी लार्ज बोन है formed by the fusion of 5 vertebrae. 5 vertebrae फ्यूज होकर एक बड़ी सी बोन बनाते हैं जिसको sacrum कहते हैं. To it are articulated the hip bones on either side. Sacrum से दोनों तरफ अपनी hip bone जुड़ी जाती है, right? Last है coccyx is the last part of the backbone. Backbone का सबसे आखिरी हिस्सा coccyx कहलाता है. It is made up of 4 fused vertebrae. 4 vertebrae fuse होकर coccyx बनाते हैं जो कि rudimentary tail of the human body बताती है. Actually human body में भी एक tail होती है जो कि अब rudimentary हो गई, यानी कि अब इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है, लेकिन ये हिस्सा अभी भी बना रहता है. इसको हम coccyx कहते हैं. Sometimes as a freak of nature babies are born with a small tail. कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हल्की सी पूंछ होती है, वो इसी कॉकेक्स को दिखाते हैं. हालांकि अब तो रूडिमेंट्री होती है, जनरली पूंछ नहीं मिलती है, ये कभी कभी किसी एक्सेप्शनल चाइल्ड में एक स्मॉल टेल दिखती है विच द डॉक्टर यूजली रिमूव. अधिकतर तो जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त वो सर्जरी से वो अगर टेल अगर आती है तो हटा देते हैं, राइट. तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका वर्टिब्रल कॉलम के बारे में था. मैंने वर्टिब्रा के भी सारे पार्ट्स आपको अच्छे एक्सप्लेन किए हैं. डायग्राम देख देख के इस चीज़ को समझना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना थोड़ा सा हार्ड लगता है. 2-4 बार इस पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको इसके टर्म्स अच्छे से याद हो जाएंगे, राइट. थर्ड पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं वो है रिब्स. एक्चुअल स्केलेटन का थर्ड पार्ट है रिब्स. हमने स्कल पढ़ लिया, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया, थर्ड पार्ट रिब्स पढ़ रहे हैं. रिब्स जो होते हैं देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स which along with the thoracic vertebrae and the breast bone constitute the bony cage or the rib cage. रिब्स 12 पेयर्स होती हैं रिब्स की, राइट. दोनों तरफ होती है ना, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो 12 होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं. रिब्स
आपका बीच का जो स्टर्नम होता है वो, और साथ में थोरैसिक वर्टिब्रे, ये तीन चीज़ें मिलके 12 पेयर ऑफ रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रे और ब्रेस्ट बोन, ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाती है, बोनी केज, जिसको हम रिब केज भी कहते हैं, राइट। डायग्राम में आपको देखो ये रिब केज है पूरा, ये पूरा रिब केज है। तो ये रिब से बना है, ये तुम्हारा जो स्टर्नम है उससे, और ये वर्टिबल कॉलम जो दिख रहा है नीचे की तरफ वो पूरा इन थोरैसिक वर्टिब्रे, स्टर्नम और रिब से मिलके बनता है आपका रिब केज। द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, 2 रिब्स आर अटैच्ड इन फ्रंट और टू द स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ हाइलिन कार्टिलेज। आप देख रहे हो पहली 7 रिब्स 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड आपकी पहली जो 7 रिब्स होती हैं वो ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड रहती हैं, इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। किसकी मदद से अटैच रहती है, यहाँ पे एक तुम्हारा हाइलिन कार्टिलेज आता है जो रिब्स को स्टर्नम से अटैच करता है। ये जो लास्ट वाला पोर्शन दिख रहा है ये हाइलिन कार्टिलेज का है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हाइलिन कार्टिलेज का है। ये जो चीज़ है ना ये हाइलिन कार्टिलेज है। ये हाइलिन कार्टिलेज क्या करती है, रिब को ब्रेस्ट बोन से जोड़ती है, ये हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो पहली 7, द 8th, 9th and 10th पेयर, the 8th, 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly with the sternum but join 7th rib with the help of a hyaline cartilage. The last two 11th and 12th pair of ribs are not attached to the sternum and are called floating ribs. जो 8, 9 और 10 वाली रिब होती है, 8, 8, 9 और 10, ये डायरेक्टली तुम्हारी इससे नहीं अटैच है। 8, 9 और 10 तुम्हारी 7th वाली रिब से अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, राइट। तो पहली 7 क्या कहलाती है, ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 8, 9 और 10 आपकी फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये 7th वाली रिब से अटैच्ड है। और लास्ट की जो 11th और 12th होती है ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टर्नम से बिल्कुल अटैच नहीं करती हैं, ये फ्लोट करती रहती हैं। तो रिब्स 3 प्रकार की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, राइट। तो 1 से 7 तक आपकी ट्रू रिब्स कहलाती हैं, 8, 9, 10 आपकी फॉल्स रिब कहलाती है, और आपकी 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जो स्टर्नम है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन लाइंग इन द मिडल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के जो फ्रंट पार्ट में जो ये बोन है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका स्टर्नम कहलाता है, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है ना, ये तुम्हारा स्टर्नम कहलाता है। The sternum breast bone is a flat bone lying in the middle of the front part of the chest, ठीक है। सेकेंड पार्ट है जो appendicular skeleton, इसको मैं सेकेंड पार्ट, वीडियो के सेकेंड पार्ट में समझाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा। इसके पहले हम जरा रिब केज का डायग्राम और देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर मैं वाइंड अप करूँगी। सेकेंड पार्ट में मैं आपको appendicular skeleton के बारे में बताऊँगी। तो चलो पहले थोड़े से डायग्राम्स देखते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाइकल के जो फर्स्ट 2 जो होते हैं वो फर्स्ट वाला एटलस, दूसरा एक्सिस कहलाता है, और बाद के जो 5 होते हैं उनके कोई स्पेशल नेम नहीं है। नेक्स्ट, ये पूरा आपका रिब केज है। रिब केज आपका रिब्स से, वर्टिबल कॉलम से, और उस साइड स्टर्नम है या ब्रेस्ट बोन है, उससे मिलकर आपको पूरा रिब केज बनता है, ठीक है। ये पूरी रिब्स दिख रही हैं आपको दोनों तरफ की। जो ये नंबरिंग दिखाई है, ये 1 से लेकर 7 तक, यहाँ तक क्या होती है, डायरेक्टली तुम्हारी स्टर्नम से जुड़ी हैं, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको हाइलिन कार्टिलेज दिख रहा है, ये रिब है। रिब हाइलिन कार्टिलेज की मदद से आपकी ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। तो पहली 7 इस तरह से जुड़ी हुई हैं, फिर 8, 9 और 10 वो 7वीं से जुड़ी हुई है, और फिर जाके वो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई है। जबकि 11वीं और 12वीं वाली जो है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इसको फ्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका दिखा रहे हैं, देखो रिब्स, स्टर्नम और ये वर्टिबल थोरैसिक वर्टिब्रे, ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं, ठीक है। फिर ये आपका अपेंडिकुलर और स्केलेटन का हिस्सा आ जाएगा। इसका डायग्राम मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। आज के इस वीडियो में यहीं तक, इतना पोर्शन अच्छे से रीड कर लो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।